नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका भाग 1 का पाठ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। इस तरह भी आप चैप्टर खोज सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अभी मैं आप लोगों को किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया इसका प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसके कारण लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। उत्तर, लेखक को किसी ने बहुत ही कठोर व्यंग वचन कह दिया जिसके कारण वह दिल्ली चल दिया होगा। शायद वह कठोर वाक्य उसके बेरोजगार और खाली होने को लेकर होगा। तभी उसने दिल्ली पहुंचकर निश्चय किया कि मुझे जो भी काम करना है काम करना शुरू कर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। उत्तर, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी, इसलिए भारत के लोग अर्थात उसके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। प्रश्न संख्या 3, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। उत्तर, बच्चन ने नहीं, नरेंद्र शर्मा ने लेखक के लिए नोट लिखा था। मेरी कल्पना है कि नरेंद्र शर्मा ने नोट में लिखा होगा, प्रिय शमशेर, तुमसे मिलने की चाह मुझे यहाँ खींच लाई थी। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जिनसे मिलकर जीना सार्थक सा लगता है, परंतु आज तुम मिले नहीं, इसलिए यह दिन निरर्थक गया। मैंने जाना कि स्टूडियो में बहुत अच्छा कर रहे हो, नाम कमा रहे हो, यशस्वी बनोगे, रचना धर्मिता तुम्हें समाई हुई है, लगे रहो, भूले भटके मुझे भी याद कर लिया करो, तुम्हारा नरेंद्र। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। उत्तर, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित रूपों को उभारा है। सहृदय, बच्चन अत्यंत कोमल एवं सहृदय मनुष्य थे। वे प्रेमी स्वभाव के थे, उन्हें अपनी पत्नी से गहरा प्रेम था। वे मस्त शिव थे और उनकी पत्नी उमा के समान थी। उनमें आत्मिक संबंध थे, अतः वे पत्नी वियोग से बहुत अधिक विचलित हो गए थे। इसलिए वे न केवल अपनी पीड़ा से रोते थे बल्कि लेखक की वियोग पीड़ा को भी समझते थे। उन्होंने बहुत कम परिचय होते हुए भी लेखक को इलाहाबाद आकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शमशेर को चेताते हुए कहा, अगर तुम देहरादून रहे तो मर जाओगे। सहयोगी, बच्चन हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे। उन्होंने न केवल शमशेर को इलाहाबाद बुलाया बल्कि उसे वहां सही ढंग से बसाने तथा योग्य बनाने के लिए भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने शमशेर को MA में दाखिला दिलाया, उसकी फीस भरी तथा हर प्रकार से पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। कभी कभी वह उस पर पढ़ाई की ओर ध्यान न देने के कारण क्षुब्ध भी हो जाते थे, मतलब गुस्सा में भी हो जाते थे। एक प्रकार से वे लेखक के संरक्षक बन गए थे। पारखी एवं प्रेरक, बच्चन कला प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उसकी प्रतिभा को पहचान लिया, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए उसके घर पर चले आए और उसके मेहमान बने। उन दिनों बच्चन की सब जगह धूम थी, फिर भी उन्होंने भाव नहीं दिखाया बल्कि सरल भाव से लेखक के घर चले आए। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे सोनेट की यह कहकर प्रशंसा की कि वह एक खालिश सोनेट है। बच्चन ने शमशेर को 14 पंक्तियों का एक नए प्रकार का स्टेंजा बनाना सिखाया। इस प्रकार बच्चन श्रेष्ठ कवि ही नहीं, सहयोगी मित्र और सहृदय व्यक्ति भी थे। प्रश्न संख्या 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। उत्तर, लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तेज बहादुर सिंह, ये लेखक के बड़े भाई थे। ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपए भेजकर उनका सहयोग करते थे। कवि नरेंद्र शर्मा लेखक के मित्र थे। एक दिन वे लेखक से मिलने के लिए बच्चन स्टूडियो में आए। छुट्टी होने के कारण लेखक नहीं मिल सका।
तब वे उनके नाम एक बहुत अच्छा और प्रेरक नोट छोड़ गए। इस नोट ने लेखक को बहुत प्रेरणा दी। बच्चन के पिता, जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गया तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। सुमित्रानंदन पंत, हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया। उन्होंने लेखक द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किया। ससुराल पक्ष, जिन दिनों विधुर लेखक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी का प्रशिक्षण दिया। प्रश्न संख्या 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। उत्तर, 1933 से पूर्व चांद और सरस्वती में लेखन। ये पत्रिकाएं हिंदी की थी, इसलिए अवश्य ही शमशेर ने इसमें हिंदी की रचनाएं प्रकाशित कराई होंगी। 1937 में लेखक ने फिर से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चन द्वारा सिखाए गए 14 पंक्तियों के छंद में काव्य रचना की। फिर निशा निमंत्रण के अनुकरण पर कविता लिखी। तत्पश्चात कुछ निबंध लिखे। रूपाव के कार्यालय में हिंदी का प्रशिक्षण लिया। बनारस से प्रकाशित हंस के कार्यालय में काम संभाला। प्रश्न संख्या 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। उत्तर, लेखक ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेला। ये कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पत्नी वियोग, लेखक युवा अवस्था में ही विधुर हो गया था। यद्यपि उसने इस संस्मरण में पत्नी वियोग की चर्चा नहीं की, किंतु जिस प्रकार उसने बच्चन जी की वियोग पीड़ा का वर्णन किया है उसे पढ़कर लगता है कि कहीं वह उनकी अपनी पीड़ा भी थी। आर्थिक संकट, लेखक को काफी समय तक गरीबी झेलनी पड़ी। उसे धनाभाव में कभी दिल्ली तो कभी देहरादून भटकना पड़ा। कभी उसके बड़े भाई ने उसकी सहायता की तो कभी बच्चन जी ने। फिर भी उसे दिल्ली में रहकर साइन बोर्ड पेंट करके गुजारा चलाना पड़ता था। आर्थिक मजबूरी के कारण ही उसे देहरादून में ससुराल में कंपाउंडरी सीखनी पड़ी। अब अति लघुत्तरीय भी प्रश्न रहेगा। एक कवि कलाकार की खुशी किस प्रकार के जीवन में होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि या कलाकार आम सांसारिक सुखों में नहीं जीना चाहते। वे कोठी बंगला कार या अन्य सुविधाओं से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की आंतरिक समृद्धि से। शमशेर बहादुर सिंह के जीवन से स्पष्ट है कि वे कला को सर्वाधिक महत्व देते हैं। दिल्ली में आकर उन्होंने कुछ काम करने की सोची तो कलाकार बनने की। उन्होंने छोटी मोटी नौकरी की तो साइन बोर्ड पेंट करने की या अनुवाद करने की या संपादन करने की। वे दिल्ली छोड़कर देहरादून आए तो इसलिए कि उनके गुरु श्री शारदाचरण ने उन्हें वहां चित्रकला का प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया था। जैसे ही वह केंद्र बंद हुआ, लेखक को अपना जीवन बेकार लगने लगा। उन्हें लगा कि कोई भी उनकी आंतरिक दिलचस्पी को समझने वाला नहीं है। वे कुलबुलाने लगे। इसी कुलबुलाहट में उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को एक सोनेट भेजा। बच्चन जी उन्हें देहरादून से इलाहाबाद ले गए। देहरादून में उनके पास जमा हुआ व्यवसाय बन गया था, परंतु उनकी रुचि कला क्षेत्र में थी। अतः वे अभाव में जीते हुए भी इलाहाबाद आ गए। वहां वे बच्चन जी के आश्रित हो गए, परंतु उन्हें वहां बहुत खुशी मिली। वहां भी उनकी रुचि कविता लिखने में तो थी, एमए पास करने में नहीं। न ही उन्हें सरकारी नौकरी का शौक था। इससे पता चलता है कि कलाकारों की दुनिया निराली होती है। वे भौतिकता को कम, भावना और कला को अधिक महत्व देते हैं। प्रश्न संख्या 2, लेखक ने कवि बच्चन के पत्नी वियोग को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर, लेखक के अनुसार हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी के वियोग से बहुत अधिक व्यथित थे। उनकी पत्नी उनके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण थी जितनी कि मस्त नृत्य करते शिव के जीवन में उमा। अतः पत्नी के वियोग से जैसे भगवान शिव अपनी पार्वती को गोदी में लिए संसार में भटके थे, उसी प्रकार बच्चन भी पत्नी के वियोग के दुख को लेकर पीड़ित रहे। उनकी पत्नी उनकी सच्ची संगिनी थी। वे उनके भावुक सपनों, उत्साहों और संघर्षों की प्रेरणा थी। बच्चन जी मक्खन के समान हृदय से कोमल थे, अतः वे पत्नी के प्रति बहुत समर्पित थे। प्रश्न संख्या 3, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। इन कथनों के संदर्भ में लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, कवि हरिवंश राय बच्चन ने शमशेर बहादुर सिंह को कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। उनका आशय यह था कि देहरादून में रहकर उन्हें अपनी मृत पत्नी की यादें आती रहेगी। दूसरे, देहरादून में कला अभिव्यक्ति के साधन और माध्यम नहीं है, अतः शमशेर अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे, न ही कला के अभाव में जी पाएंगे, न उन्हें कला
के बिना अपना जीवन सार्थक प्रतीत होगा, अतः वे यहाँ घुट-घुट कर जिएंगे। देहरादून से प्रसिद्ध डॉक्टर ने उन्हें कहा, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। इसका आशय यह था कि वहाँ तुम्हारा अकेलापन बांटने वाला कोई नहीं होगा, अतः पत्नी तथा प्रियजनों की याद में तुम्हारा जीना कठिन हो जाएगा। शमशेर के लिए दोनों बातें सत्य थी, परंतु बच्चन जी का वचन उनके लिए अधिक सही था। उनके लिए आवश्यक था कला संसार में जीना, अपने अकेलेपन को कला में खोकर भरना। इसलिए उन्होंने बच्चन जी का सुझाव माना और इलाहाबाद चले गए। प्रश्न संख्या 4, शमशेर बहादुर सिंह ने बच्चन की काव्य कला का अनुकरण किस प्रकार किया, उनका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, शमशेर बहादुर सिंह ने हरिवंश राय बच्चन जी से 14 पंक्तियों का एक छंद लिखना सीखा। यह छंद सोनेट नहीं था, इसमें तुकों का प्रभावकारी विन्यास होता था। बीच बीच में बिना तुक की पंक्तियां रखी जाती थी। लेखक को यह काव्य शैली पसंद आई। उसने इस प्रकार की एकाध रचना लिखी थी, परंतु छपाई नहीं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।